देखो बेटा, इसमें हम आज क्या करेंगे, कैनोनिकल प्रोडक्ट्स। कैनोनिकल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। वी रिकॉल द वेस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम फॉर एंटायर फंक्शन। हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर वेस्टराइज फैक्टराइजेशन थ्योरम की थी एंटायर फंक्शन एफ जेड के लिए। अब ये कहता है कि लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन विद ए जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी एम। ये कहता है कि एफ जेड हमने सपोज कर लिया कि एक एंटायर फंक्शन है जिसकी जीरो है और उसके उस जीरो का यहाँ पे मतलब रूट से है, जिसका एक रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, एम है, यानी वो एम बार रिपीट हो रहा है एट जेड इक्वल टू जीरो के ऊपर। लेट जेड एन बी द नॉन जीरो। मान लिया कि जेड एन कैसी सीक्वेंस है, एक नॉन जीरो जीरोज का मतलब यहाँ पे रूट से है, यानी जेड एन कैसी सीक्वेंस है, नॉन जीरो रूट्स की सीक्वेंस है ऑफ एफ जेड की, और उनको इस टाइप से अरेंज किया गया है शो दैट ए जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी के, यानी जो जीरो है यानी जो रूट है कितने मल्टीप्लिसिटी का, के मल्टीप्लिसिटी का, तो वो के टाइम ही क्या होगा, रिपीट होगा, के टाइम क्या होगा, रिपीट होगा वो। और उस जो ये नॉन जीरो रूट हैं उनको कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले Z1 जिसका मोड सबसे छोटा है, फिर उससे बड़े का मोड, फिर उससे बड़ा मोड, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से उसको अरेंज किया गया है। अब ये कहता है इफ़ Pn बी ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, यदि आपके पास Pn एक ऐसी सीक्वेंस हो, किसकी सीक्वेंस है बेटा, ये इंटीजर्स की, यानी ये सारे के सारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। और ये इंटीजर्स की सीक्वेंस कैसी है, ये कहता है कि R डिवाइडेड बाय जेड एन कहाँ से लिए हैं, ये रूट है एफ जेड की क्या है, रूट है। ये कहता है कि R डिवाइडेड बाय जेड एन का मोड n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये सीक्वेंस है ना तो वेरी करेगी। अब ये कहता है कि यहाँ पे n को वेरी करेंगे, ये कहता है कि ये ऐसी सीक्वेंस है इंटीजर्स की, उसके लिए जो ये सीरीज है ये क्या हो जाए, इसका सम क्या आ जाए, लेस देन इनफाइनाइट। इसका मतलब कि ये क्या हो, कन्वर्जेंट। इसका मतलब कि ये सीरीज कैसी हो, कन्वर्जेंट है। फॉर एवरी आर ग्रेटर देन जीरो, यानी हर एक आर ग्रेटर देन जीरो के लिए सीरीज कैसी हो, कन्वर्जेंट। देन पी जेड, तो ये कहता है कि इस टाइप का जो पी जेड होगा, यानी पी जेड क्या लिया है, प्रोडक्ट ऑफ ई पी एन जेड बाई जेड एन, और इसको हम वेस्टराइज फैक्टराइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसको हम वेस्टराइज फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, यानी ई जेड बाई जेड एन, और जो ये पी एन है यहाँ से हटा करके हम कॉमा लगा कर भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात है। समझ आ गया, ये तो बस एक नोटेशन है कि एक बार इसने ऐसे लिख दिया, दूसरी बार इसने ऐसे लिख दिया। ये कहता है कि फॉर आर ग्रेटर देन जीरो, यदि इन कंडीशन को कोई मतलब पी एन इंटीजर्स की सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट करेगी, यदि आपके पास ऐसी सीक्वेंस है जो इस कंडीशन को फॉलो करती है, तो ये कहता है तो उन इंटीजर के लिए जो ये पी जेड आया है वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। यदि कोई पी जेड सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स की इस कंडीशन को पूरा करेगी, देन क्या हो जाएगा, पी जेड, ये वाला जो पी जेड है वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेज हो जाएगा यूनिफॉर्मली फॉर क्लोज्ड डिस्क जिसका रेडियस कितना है, आर है। फिर ये कहता है देन बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स वी हैव, तो कहता है कि ई जेड पी को हम क्या लिख सकते हैं, ई जेड पी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जेड एन की वैल्यू 1 पुट कर दी इसने, सारी की सारी सीक्वेंस में जैसे कि 1 ले लिया इसने, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस का जेड आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, जेड प्लस का जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अप टू सोन जेड की पावर पी डिवाइडेड बाई पी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कहाँ से ले लिया, ये सिर्फ कुछ नहीं है, जो आपने फर्स्ट यूनिट की थी स्टार्टिंग में, ये वहीं से है। ई जेड पी इक्वल टू कितना था, 1 माइनस का जेड ई की पावर जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अप टू सोन जेड की पावर पी डिवाइडेड बाई पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या थे, वेस्टराइज प्राइमरी फैक्टर थे। तो यही बात इसने लिखी है, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी फैक्टर वी हैव, तो ई जेड पी को ऐसे लिख सकते हैं फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो और इसने जीरो को अलग डिफाइंड कर लिया, p ग्रेटर देन 1 के लिए तो ऐसा लिख दिया, और जीरो के लिए अलग से डिफाइन कर लिया कि ई जेड जीरो की वैल्यू कितनी होगी। यदि यहाँ पे जीरो पुट करो तो ई की पावर जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो इज 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट 1 माइनस का जेड बचेगा। फिर उसके बाद ये क्या कहता है, देन द वेस्टराइज
फैक्टराइजेशन थ्योरम, वेस्टराइज फैक्टराइजेशन थ्योरम सेज दैट, तो वेस्टराइज फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है, एफ जेड कोई भी एंटायर फंक्शन है जिसकी मल्टीप्लिसिटी जीरोज की जेड इजकल टू जीरो के ऊपर जेड की पावर मतलब कि मल्टीप्लिसिटी m है तो z की पावर m हो जाएगी और e की पावर gz लिखा जाएगा, जहाँ पे gz भी क्या है बेटा एंटायर फंक्शन है, और pz क्या है, pz ये सारा का सारा ये चीज़ है pz। देखो मैं आपको फर्स्ट यूनिट से दिखाती हूँ कि फर्स्ट यूनिट में फैक्टराइजेशन थ्योरम की क्या डेफिनेशन थी। देखो ये थी, देखो ध्यान से, z की पावर m, e की पावर gz, और वहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखा गया है, pz लिख दिया, बस इसको pz बोला है क्योंकि pz तो इसी को बोला था, तो इसको pz बोला है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे z की पावर m, e की पावर gz, pz किसको बोला है, pz देखो ये रहा प्रोडक्ट ऑफ दिस, वहाँ पे ये था और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रख दिया, pz रख दिया। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, समझ आ गया इतना। उसके बाद ये कहता है कि जहाँ पे gz भी क्या है, एक एंटायर फंक्शन है, gz भी कैसा है, एक एंटायर फंक्शन है। वी आर इंटरेस्टेड इन द केस इन विच gz एंड pz हैव द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच रिजल्ट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ fz एंड कन्वर्सली। ये कहता है कि जो करेक्टरिस्टिक gz और pz, समझ आ गया, वी आर इंटरेस्टेड इन केस इन विच gz एंड pz हैव सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें gz और pz के कुछ करेक्टरिस्टिक यानी कुछ रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ करेक्टरिस्टिक हम उसकी अगर लेते हैं तो विच रिजल्ट्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ fz, यानी जो क्या रिजल्ट देगी वो fz की कुछ प्रॉपर्टी को फिर फॉलो करेगी। ठीक है, यदि हम gz और pz के ऊपर कुछ करेक्टरिस्टिक लेते हैं, सर्टेन करेक्टरिस्टिक लेते हैं, तो वो क्या रिजल्ट देंगी, तो वो प्रॉपर्टी बन जाएंगी किसकी, fz के लिए। एंड कन्वर्सली यदि fz की कुछ प्रॉपर्टी लाना चाहते हैं तो हमें gz और fz के ऊपर कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक लानी होंगी। तो अब हम क्या लेके चलते हैं, इनके ऊपर कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं। क्या लेके चलें, ए कन्वीनियंट अजम्पशन, हमने एक अज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से अज्यूम किया है, फॉर pz इज दैट ऑल द इंटीजर pn आर इक्वल। ये कहता है कि जहाँ पे जो pz है, pz के अंदर जो आपके पास pn यूज हुए हैं, देखो pz के अंदर pn यूज हुए हैं, ये कहता है कि ये जितने भी pn है n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी p1 p2 p3 p4 अप टू सोन, जितने भी ये pn यूज हुए हैं, ये कहता है यदि हम ये अज्यूम कर लें कि ये सारे के सारे pn कैसे हैं, इक्वल हैं, देन वी सी दैट दिस टू अज्यूम दैट देयर इज एन इंटीजर p ग्रेटर दैन 0। तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा अज्यूम करने से आपके पास एक इंटीजर p फिक्स हो जाएगा सच दैट कि उसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट होगी। क्लियर हो गया, दोबारा बताती हूँ। ये कहता है कि यदि हम ये ऐसा अज्यूम कर लें कि जो ये pz था लास्ट में, उस pz के अंदर जो ये pn है वो क्या है, इक्वल है, यदि हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं तो ये कहता है कि तो आपके पास एक ऐसा इंटीजर, उस ऐसा अज्यूम करने पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा इंटीजर आ जाएगा कि उसके लिए सीरीज क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। दैट इज इट इज़ एन अजम्पशन ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ जीरोज ऑफ fz। ये कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इस अजम्पशन को कैसे ले सकते हैं, fz की जीरोज का ग्रोथ रेट के ऊपर अज्यूम कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसका ग्रोथ रेट कैसा है उसके ऊपर हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। फर्दर इफ़ वी अज्यूम दैट p इज स्मॉलेस्ट, यदि हम ऐसा अज्यूम कर लें कि जो p है वो सबसे तो बहुत सारे इक्वल लेना, हमें तो इक्वल इंटीजर लेने हैं, तो अब ये कहता है कि जो ये pn हम इक्वल लेना चाहते हैं वो p के इक्वल लेना चाहते हैं। अब ये अज्यूम कर लिया कि वो जो इंटीजर आया है वो सबसे छोटा इंटीजर हो, सबसे छोटा, ऐसे एग्जिस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये कहता है कि हम सबसे छोटा जितना हो सके स्मॉलेस्ट इंटीजर को अज्यूम कर ले, तो ये कहता है कि जिसके लिए जो ये सीरीज है फोर्थ है वो कन्वर्जेंट हो जाए, तो pz जो ये प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगी, फिर वो कैनोनिकल प्रोडक्ट कहलाएगी। क्या कहेंगे इस प्रोडक्ट को, कैनोनिकल प्रोडक्ट, जहाँ पे ये p क्या हो जाए, स्मॉलेस्ट हो जाए। तो क्लियर हुआ। एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस, जो किससे एसोसिएट होगा, zn सीक्वेंस ऑफ जीरोज ऑफ fz से एसोसिएट होगा।
एंड द इंटीजर p इज कॉल्ड, और जो हमने ये p स्मॉलेस्ट लिया है उस p को हम क्या बोलेंगे, जीनस ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ, जीनस ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट। अब ये तो बात किसकी हुई, ये बात किसकी हुई बेटा, ये तो बात हुई Pn जो हमने इंटीजर लेने थे उसकी। और हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे कि P फॉर द कन्वीनिएंट कंजम्पशन फॉर PZ के लिए हमने ऐसे इंटीजर इक्वल इंटीजर सपोज किए थे। PZ के लिए तो ऐसा सपोज कर लिया। अब GZ के लिए क्या लें, अब ये कहता है कि यदि हम GZ के रिस्ट्रिक्शन वी इम्पोज इज दैट इट इज़ द पोलिनोमियल सच दैट के कंजम्पशन मस्ट बी इम्पोज द ग्रोथ कंडीशन ऑन द e⁻GZ। अब ये कहता है यदि हम GZ को, GZ क्या था बेटा, एंटायर फंक्शन था, तो एंटायर फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं। अब ये कहता है इस लाइन को छोड़ो, इसको पढ़ लो, ये टिपिकल सी दे रखी है। ये कहता है कि GZ क्या है, एक पोलिनोमियल। यदि हम GZ को क्या ले लें, एक पोलिनोमियल ले लें, तो FZ को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट जीनिस। क्लियर हुआ, यदि हम GZ को क्या ले लें, यहाँ से लिख देना कि यदि हम GZ को पोलिनोमियल ले लें, यहाँ पे एंटायर फंक्शन था, तो एंटायर फंक्शन तो बहुत होते हैं, पोलिनोमियल भी उनमें से एक एंटायर फंक्शन होता है। ये कहता है कि यदि हम GZ को पोलिनोमियल ले लेंगे तो FZ को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट जीनस कहेंगे। और ये कहता है कि वी डिफाइन द जीनस ऑफ FZ। ये कहता है कि FZ का जीनस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो पोलिनोमियल की डिग्री है। क्लियर हुआ, जो पोलिनोमियल की डिग्री है, टू बी द जीनस ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट। क्लियर, ये हो गया आपका, ये आपका कैनोनिकल प्रोडक्ट का टॉपिक हो गया। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसको तैयार कर लेना, कोई डाउट हो तो बता देना।